Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of inflation. इन्फ्लेशन के डिफरेंट टाइप्स को हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है, जिसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था और इसको आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ मैंने इन्फ्लेशन को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज एंड सेकंड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और इंटेंसिटी। कॉजेज के बेस पर यहाँ मैंने इसके 5 टाइप्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज करेंसी इन्फ्लेशन, सेकंड क्रेडिट इन्फ्लेशन, थर्ड वन इज डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, फोर्थ वन इज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड फिफ्थ वन इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। स्पीड और इंटेंसिटी के बेसिस पर भी मैंने इसके 3 टाइप्स को यहाँ पर डिफाइन किया है। द फर्स्ट वन इज द creeping or mild inflation, second one is walking inflation and third one is the galloping and hyperinflation. So let us have a discussion of these particular different types of inflation. The first one is the currency inflation. This type of inflation is caused by the printing of currency notes. यानी कि जब मार्केट में गवर्नमेंट के बेसिस पर करेंसी नोट्स को प्रिंट किया जाता है तो उनके इश्यू होने के साथ साथ या उनकी सप्लाई के बढ़ने के साथ साथ मार्केट में एवरेज प्राइजेस यानी गुड्स एंड सर्विसेज के एवरेज प्राइजेस में जो इंक्रीमेंट होता है उसके बेसिस पर इस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन का मार्केट में इंट्रोडक्शन होता है। तो हम इस टाइप के इन्फ्लेशन को करेंसी इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। सेकेंड वन इज द क्रेडिट इन्फ्लेशन। क्या होता है ये? Being profit-making institutions, commercial bank sanctions more loans and advances to the public than what the economy needs. Such credit expansion lead to a rise in price level. जब हम कॉमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं तो ये भी एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन होता है। कभी कभी इसके पास अमाउंट सफिशियंट या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, तो ये क्या करता है, ये पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स और एडवांसेस डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और इतने ज़्यादा लोन्स एंड एडवांसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं जितनी इकोनॉमी की ज़रूरत भी नहीं होती है, और इसकी वजह से मार्केट में सप्लाई की मनी इंक्रीज हो जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज के जो एवरेज प्राइजेज हैं, जनरल प्राइजेज हैं, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये जो क्रेडिट एक्सपेंशन है, इसकी वजह से जो प्राइस लेवल में राइज हुआ और इस राइज की वजह से जो इन्फ्लेशन इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, इसको हम क्रेडिट इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। क्लियर? थर्ड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज द डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। द बजट ऑफ द गवर्नमेंट reflects a deficit when expenditure exceeds revenue, and to meet this gap the government may ask the central bank to print additional money. Since pumping of additional money is required to meet the budget deficit, any price rise may then be called the deficit induced inflation. होता क्या है कि कभी कभी जो गवर्नमेंट बजट को अनाउंस करती है तो ये जो बजट होता है गवर्नमेंट का, वो एक डेफिसिट बजट को रिप्रेजेंट करता है। डेफिसिट बजट क्या होता है? डेफिसिट बजट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स उसके रेवेन्यू से एक्सीड कर जाते हैं तो हम इस बजट को डेफिसिट बजट का नाम देते हैं। अब क्या हुआ, रेवेन्यू है कम और एक्सपेंडिचर है ज़्यादा, तो इस पर्टिकुलर गैप को फुलफिल करने के लिए, मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल बैंक को एडिशनल मनी प्रिंट करने के लिए कहती है। तो इससे मार्केट में एडिशनल मनी इंट्रोड्यूस होगा। तो इस एडिशनल मनी की पंपिंग होने की वजह से, क्योंकि बजट डेफिसिट को आपको मीट आउट करना है तो इस एडिशनल मनी को आपको पंप करना ही होगा। तो पंप करने की वजह से क्या होता है, मार्केट में डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस राइज हो जाता है, यानी प्राइस लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो जाती है। तो हम इस टाइप के इन्फ्लेशन को डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन का नाम देते हैं।
The next type of inflation is the demand pull inflation. This represents a situation where the basic factor at work is the increase in demand for resources either from the government or the entrepreneurs or the households. The result is that the pressure of demand is such that it cannot be met by the currently available supply of output. यानी कि ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है जहां रिसोर्सेस की डिमांड लगातार इंक्रीज होती रहती है, या तो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से या फिर हाउसहोल्ड्स की तरफ से। इन पर्टिकुलर पार्टीज की तरफ से लगातार रिसोर्सेज की डिमांड इंक्रीज होती चली जाती है। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि डिमांड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और डिमांड का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो आउटपुट की सप्लाई करंटली अवेलेबल है वो इसको प्रॉपर्ली मीट आउट नहीं कर पाती है, मैच ही नहीं कर पाती है। डिमांड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन की बात करूं और उस केस में गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट अगर होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर को जनरेट करेगा इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, सिचुएशन है, और इसमें गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर दिया या प्राइवेट प्लेसमेंट्स इसके अंदर होने स्टार्ट हो गए, तो इसकी वजह से क्या होगा? मार्केट में डिमांड पर प्रेशर होगा। इनकी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आएगी रिसोर्सेज की, लेकिन उतनी सप्लाई ऑफ आउटपुट मार्केट में अवेलेबल होगी नहीं, तो इसकी वजह से इनके प्राइजेस राइज होंगे और एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मार्केट के अंदर क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड over the available output leads to a rise in the price level. Such rise in price level is called demand pull inflation. यानी कि मार्केट में जो अवेलेबल आउटपुट है उनके कंपैरिजन में उनकी जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। ये एग्रीगेट डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि ये अवेलेबल आउटपुट को मीट कर ही नहीं सकती है, उससे ज़्यादा ही होती है, और उसकी वजह से जो प्राइस लेवल होते हैं वो लगातार इंक्रीज होते चले जाते हैं। प्राइस लेवल में इस पर्टिकुलर राइज को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट किया इसके रेफरेंस में। सबसे पहले तो लोगों की इनकम क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा? उनकी तरफ से एडिशनल डिमांड को फॉलो किया गया, और इस एडिशनल डिमांड की वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज हो गए, जिसने डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सिचुएशन को मार्केट में क्रिएट कर दिया। तो कुल मिलाकर जब मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है इनकम बढ़ने की वजह से, तो उनकी तरफ से गुड्स की एडिशनल डिमांड की जाती है, और गुड्स की एडिशनल डिमांड करने की वजह से, क्योंकि उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो तो लिमिटेड है, लेकिन उनकी डिमांड उस अवेलेबिलिटी से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में जो उनका प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम देते हैं, क्योंकि इंक्रीज्ड डिमांड के बेसिस पर जनरल प्राइस लेवल या एवरेज प्राइस लेवल में लगातार इंक्रीमेंट होता रहता है। अब यहां भी जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन से दो टाइप्स हैं इसके? द फर्स्ट वन इज नोन एज द पेरिसेबल गुड्स एंड सेकेंड वन इज द नॉन पेरिसेबल गुड्स। एक जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो पेरिसेबल गुड्स की वजह से क्रिएट होता है, और दूसरा जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो नॉन पेरिसेबल गुड्स की वजह से क्रिएट होता है। तो इन दोनों कंडीशंस को ही हम डिस्कस करेंगे। लेट अस कम टू द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज नोन एज द पेरिसेबल गुड्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो पेरिसेबल गुड्स की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस तरह से वर्कआउट करता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। द सप्लाई ऑफ सच टाइप ऑफ गुड्स इज फिक्स्ड इन मार्केट पीरियड, so the supply curve of such goods will be perfectly inelastic curve. It is the demand factor which determines the price level. पेरिसेबल गुड्स के केस में क्या होता है? ये वो गुड्स होते हैं जिनकी जो पर्टिकुलर सप्लाई है मार्केट के अंदर वो फिक्स होती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब इनकी सप्लाई तो वही फिक्स्ड, तो इसका मतलब जो उनका सप्लाई कर्व होगा वो कैसा होगा? परफेक्टली इनलास्टिक कर्व होगा। दैट इज वेरी श्योर। जब सप्लाई फिक्स होती है तो इनका कर्व परफेक्टली इनलास्टिक कर्व होता है। इसका मतलब मार्केट में जो इन गुड्स के प्राइस इंक्रीज होंगे
वो इनके डिमांड फैक्टर के बेसिस पर डिटरमाइन किए जाएंगे। जितनी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज होती चली जाएगी पेरिसेबल गुड्स की मार्केट में, उतने ही इनके प्राइस भी इंक्रीज होते चले जाएंगे और उतनी ही इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मार्केट में क्रिएट होती चली जाएगी। पेरिसेबल गुड्स की वजह से जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है मार्केट में, इसको हम एक प्रॉपर ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसके रेफरेंस में एक ग्राफ ड्रॉ किया है जहाँ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड को मैंने रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस को रिप्रेजेंट किया है। इनिशियल बेसिस पर जो फर्म का सप्लाई कर्व है या पेरिसेबल गुड्स के रेफरेंस में जो उसका सप्लाई कर्व है उसे मैंने QS से रिप्रेजेंट किया है। ये QS क्या है? ये परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व है, क्योंकि पेरिसेबल गुड्स की जो सप्लाई है मार्केट में वो फिक्स होती है। इसी वजह से ये एक वर्टिकल कर्व है जिसे हम परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक, अब है क्या, इनिशियली मार्केट में जो इन पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड थी, इसके लिए मैंने DD कर्व को रिप्रेजेंट किया है जो इनिशियल लेवल पर इन गुड्स की डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डिमांड कर्व है DD SQ कर्व को A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यानी कि इनिशियल लेवल पर मार्केट का जो इक्विलिब्रियम होगा वो A पॉइंट पर होगा और इस A पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्राइस डिटरमाइन किया मैंने दैट इज इक्वल टू OP। तो यहाँ OQ तो क्वांटिटी फिक्स्ड है, प्राइस क्या है? इनिशियल बेसिस पर OP है। अब हुआ क्या, मार्केट में पेरिसेबल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, सप्लाई तो फिक्स्ड है, तो जो नया डिमांड कर्व है वो आया आपका D1 डिमांड इंक्रीज हुई, नया डिमांड कर्व D1 इंट्रोड्यूस हुआ और ये D1 डिमांड कर्व SQ सप्लाई कर्व को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन हो गया मार्केट का। इस B पॉइंट के रेफरेंस में जो प्राइस है वो नया प्राइस डिटरमाइन हुआ OP1, यानी कि यहाँ क्या हुआ, डिमांड जैसे ही बढ़ी वैसे ही जो पेरिसेबल गुड्स है इनके प्राइस OP से बढ़कर कितने हो गए, OP1 हो गए। फर्दर इंक्रीज हुआ प्राइस में और फर्दर इंक्रीज होने के बाद इनकी डिमांड और इंक्रीज हो गई और डिमांड इंक्रीज हुई तो हमें एक नया डिमांड कर्व मिला जिसको हमने D2 से रिप्रेजेंट किया है। ये SQ सप्लाई कर्व को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया हमें मार्केट का और इस C पॉइंट के रेफरेंस में जो प्राइस डिटरमाइन हुआ दैट इज इक्वल टू OP2। तो जैसे जैसे मार्केट में पेरिसेबल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग इन पेरिसेबल गुड्स के प्राइजेस भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। पहले डिमांड DD थी, प्राइस OP थे, डिमांड DD से बढ़कर D1 हो गई, प्राइस OP से बढ़कर OP1 हो गए, डिमांड D1 से बढ़कर D2 हो गई, प्राइस OP1 से बढ़कर OP2 हो गए। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जा रही है प्राइस भी लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो इसकी वजह से यानी कि जो प्राइस लेवल लगातार राइज हो रहा है, इस प्राइस लेवल के राइज को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से हम पेरिसेबल गुड्स के रेफरेंस में डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सिचुएशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो थ्योरी है उसे मैंने नोट डाउन करा है यहाँ पर, यू कैन नोट डाउन हियर। तो ये जो प्राइजेस लगातार राइज हो रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द डिमांड फोर्सेस पुलिंग द प्राइजेस अपवर्ड। डिमांड फोर्सेस के लगातार पुल होने की वजह से जो प्राइजेस हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और गुड्स के प्राइस लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, जिसको हम पेरिसेबल गुड्स के रेफरेंस में डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सिचुएशन के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसका जो नॉन पेरिसेबल गुड्स के रेफरेंस में डिमांड पुल इन्फ्लेशन का केस है और जो बाकी के इसके टाइप्स हैं इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू।